नमस्कार। आज हम पश्चिम एशिया में एक ऐसी घटना पर चर्चा करेंगे जो इजरायल और उसके पारंपरिक मित्र देशों के बीच दरार को और गहरा कर रही है। ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस ने इजरायल को अल्टीमेटम दिया है और इसके जवाब में वॉशिंगटन में एक दुखद घटना हुई है। संकट की शुरुआत। नेतन्याहू का नया लक्ष्य, समस्या की जड़ बेंजामिन नेतन्याहू के नए युद्ध लक्ष्य में है। उन्होंने गाजा में नया आक्रमण शुरू किया है जिसका उद्देश्य पूरे गाजा पट्टी पर कब्जा करना है। यह निर्णय उस समय आया जब गाजा में सहायता की तीव्र कमी है। मार्च 2025 से इजरायल ने गाजा पर नाकाबंदी लगा रखी है। उनका दावा था कि हमास सहायता का दुरुपयोग कर रहा है। जैसे जैसे आपूर्ति कम होती गई, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता गया। लगभग 600,000 गाजा निवासी अकाल का सामना कर रहे थे। 19 मई, 3 देशों का संयुक्त बयान। इसी समय ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस ने एक संयुक्त बयान जारी किया। इसके मुख्य अंश: हम गाजा में इजरायल के सैन्य अभियानों के विस्तार का दृढ़ता से विरोध करते हैं। गाजा में मानवीय पीड़ा असहनीय है। अगर इजरायल नए सैन्य आक्रमण को बंद नहीं करता और मानवीय सहायता पर पाबंदियां नहीं हटाता तो हम जवाब में और ठोस कदम उठाएंगे। यह बयान प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ब्रिटेन, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन फ्रांस और प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी कनाडा द्वारा जारी किया गया था। तत्काल परिणाम: आर्थिक दबाव, ब्रिटेन की कार्रवाई। 20 मई को ब्रिटेन ने इजरायल के साथ व्यापार वार्ता स्थगित कर दी। दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते पर काम कर रहे थे, लेकिन ब्रिटेन ने इसे रोक दिया। फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी ने कहा, यह राक्षसी सैन्य बढ़ोतरी है। हम इस इजरायली सरकार के साथ व्यापार समझौते की बातचीत नहीं कर सकते। यूरोपीय संघ की समीक्षा। यूरोप भी समान कदम उठाने पर विचार कर रहा है। इजरायल का यूरोपीय संघ के साथ पहले से मुक्त व्यापार समझौता है, लेकिन 27 में से 17 EU सदस्यों ने इसकी समीक्षा के लिए मतदान किया। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि EU इजरायल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इजरायल के कुल व्यापार का 32% EU के साथ होता है और उनके 28% निर्यात यूरोप जाते हैं। 21 मई, वॉशिंगटन में त्रासदी। इसी बीच वॉशिंगटन DC में एक दुखद घटना हुई। कैपिटल ज्यूइश म्यूजियम के बाहर 2 इजरायली एम्बेसी कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पीड़ित: यारोन लिशिंस्की 30 वर्षीय जर्मन इजरायली, सारा मिलग्रिम 26 वर्षीय अमेरिकन। ये दोनों एक युवा जोड़े थे जो जल्द ही सगाई करने वाले थे। वे अमेरिकन ज्यूइश कमेटी के एक कार्यक्रम में भाग लेकर निकल रहे थे। आरोपी एलियस रोड्रिगेज 31 वर्षीय शिकागो निवासी ने गोलीबारी की। पकड़े जाने के दौरान वह फ्री पैलेस्टाइन चिल्लाता रहा। उसने पुलिस से कहा, मैंने यह पैलेस्टाइन के लिए किया, गाजा के लिए किया। नेतन्याहू की प्रतिक्रिया। इतिहास के गलत पक्ष पर। नेतन्याहू ने इस घटना का उपयोग करके पश्चिमी नेताओं पर हमला बोला। 22 मई को उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया। मैं प्रेसिडेंट मैक्रॉन, प्राइम मिनिस्टर कार्नी और प्राइम मिनिस्टर स्टारमर से कहता हूं, जब जन हत्यारे, बलात्कारी, बच्चों के हत्यारे और अपहरणकर्ता आपको धन्यवाद देते हैं तो आप न्याय के गलत पक्ष पर हैं। आप मानवता के गलत पक्ष पर हैं और आप इतिहास के गलत पक्ष पर हैं। नेतन्याहू का आरोप था कि हमास ने इन 3 नेताओं का स्वागत किया है, जिससे साबित होता है कि वे गलत रास्ते पर हैं। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर का विवादास्पद बयान। फॉरेन मिनिस्टर गिडियन साआर ने और भी विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा, इस हत्या और एंटी सेमिटिक तथा एंटी इजरायली भड़काने के बीच सीधा संबंध है। यह भड़काना कई देशों के नेताओं और अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, विशेषकर यूरोप से। ये आधुनिक खून के आरोप हैं। इस पर फ्रांस के फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता क्रिस्टोफ लेमोइन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। ये टिप्पणियां पूर्णतः अपमानजनक और अनुचित हैं। हमास की प्रतिक्रिया। हमास ने वास्तव में इन 3 देशों के बयान का स्वागत किया था। उन्होंने कहा कि यह गाजा के हमारे लोगों के खिलाफ कब्जाधारी सरकार द्वारा अपनाई गई घेराबंदी और भुखमरी की नीति को अस्वीकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये नेतन्याहू के आरोप को बल देता है कि ये देश अनजाने में हमास की मदद कर रहे हैं।
इजरायली विपक्ष की आवाज दिलचस्प बात यह है कि इजरायली राजनेताओं ने भी बोलना शुरू कर दिया है। एक पूर्व प्राइम मिनिस्टर ने कहा, मैं गाजा में सैन्य अभियानों के विस्तार के खिलाफ हूं। मुझे लगता है कि वे हमें अपराधों के करीब ले जा रहे हैं। अगर कोई उद्देश्य नहीं है और कोई संभावित परिणाम नहीं है जो लागत के बराबर हो, तो हमें क्यों जारी रखना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय दबाव का बढ़ना यह सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं है। 23 देशों ने गाजा में सहायता भेजने के लिए एक संयुक्त बयान जारी किया है। इनमें जर्मनी, इटली और कई अन्य यूरोपियन देश शामिल हैं। यूएन के ह्यूमैनिटेरियन चीफ टॉम फ्लेचर ने चेतावनी दी है कि अगर गाजा को अधिक सहायता नहीं मिली तो 48 घंटों में 14,000 बच्चे मर सकते हैं। इजरायल की दुविधा। इजरायल अब एक कठिन स्थिति में है। एक तरफ उन्हें अपनी सुरक्षा चिंताएं हैं, दूसरी तरफ बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय अलगाव। विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशी राय को मोड़ना मुश्किल हो रहा है। पूर्व इजरायली डिप्लोमैट याकी दायान ने कहा, कम से कम कुछ लोगों को, विशेषकर अमेरिका के वामपंथियों और यूरोप के कुछ देशों को यह समझाना मुश्किल है कि इजरायल जो कर रहा है वह रक्षा का युद्ध है। ट्रंप का किरदार एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह युद्ध रोकेगा? इसका जवाब काफी हद तक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर निर्भर है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले सप्ताह ट्रंप ने पश्चिम एशिया के 3 देशों का दौरा किया, लेकिन इजरायल को छोड़ दिया। कुछ विशेषज्ञ इसे एक स्नब मानते हैं। अगर ट्रंप पर्याप्त दबाव डालें, तो वे नेतन्याहू को रोकने पर मजबूर कर सकते हैं। कई रिपब्लिकन्स भी महसूस करते हैं कि इजरायल गाजा में बहुत आगे जा चुका है। यूरोप की सीमाएं राजनीतिक रूप से यूरोप के पास इजरायल में अमेरिका जैसा प्रभाव नहीं है, लेकिन उसके पास आर्थिक शक्ति है। कुछ यूरोपियन अधिकारियों ने इजरायल पर व्यापारिक प्रतिबंध की बात की है, लेकिन यह संभावना कम है कि ईयू देश इतनी कठोर कार्रवाई करेंगे। मानवीय संकट की वास्तविकता तथ्य यह है कि गाजा में स्थिति वास्तव में गंभीर है। मार्च से इजरायल ने सहायता बंद कर रखी थी। इस सप्ताह कुछ राहत मिली है। 100 ट्रक्स वेंसडे को गुस्से और कुछ बेकरीज फिर से खुली हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि 100 ट्रक्स पर्याप्त नहीं हैं। रोजाना कम से कम 500 ट्रक्स की जरूरत है। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार पिछले 24 घंटों में 87 लोग मारे गए और 290 घायल हुए। भविष्य की चुनौतियां यह स्थिति कई सवाल खड़े करती हैं। क्या यूरोपियन इकोनॉमिक प्रेशर इजरायल को डायरेक्शन बदलने पर मजबूर कर सकता है? ट्रंप क्या करेंगे? क्या वे नेतन्याहू को रोकेंगे या समर्थन जारी रखेंगे? क्या यह रिफ्ट इजरायल की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को प्रभावित करेगा? निष्कर्ष में चित्रलेखा मानती हूँ कि यह एक क्रिटिकल मोमेंट है मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी के लिए। इजरायल के ट्रेडिशनल एलाइज उससे दूर हो रहे हैं, जो अक्टूबर 7 के बाद से पहली बार हो रहा है। वॉशिंगटन की त्रासदी दुखद है, लेकिन उसका उपयोग डिप्लोमेटिक प्रेशर को डिलेजिटिमाइज करने के लिए करना क्वेश्चनेबल है। दोनों पक्षों को रिस्ट्रेंट दिखाना होगा। अंततः इस कॉन्फ्लिक्ट का समाधान मिलिट्री एक्शन में नहीं, बल्कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन में है। जितनी जल्दी सभी पक्ष इसे समझेंगे, उतना बेहतर होगा। सत्यमेव जयते।